अब हम देखेंगे साहित्यिक चोरी के कितने प्रकार होते हैं। उसके कुछ रूप स्पष्ट हैं हमारे पास, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष साहित्य चोरी शब्द के लिए किसी अन्य व्यक्ति के काम, शब्द की नकल करने का कार्य होता है। एक निबंध या उद्धरण चिन्हों को शामिल किए बिना अगर आप अपने निबंध में एक पुस्तक या लेख के एक पैराग्राफ सम्मिलित करते हैं, प्रत्यक्ष साहित्यिक चोरी है। यानी अगर आपने अपने लेख में किसी के भी कार्य द्वारा लिखी गई बातों को, पैराग्राफ को, या फिर आप कहें कुछ शब्दों को अगर आपने इस्तेमाल करना है, तो आप ये बहुत ध्यान रखिए कि आप उनको उद्धरण चिन्हों द्वारा स्थापित करें। अपने लेख में आप उद्धरण चिन्ह लगाकर अपने उस पाठ को, उस पैराग्राफ को, उन शब्दों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने कार्य में उनके द्वारा लिखे गए शब्दों को, पैराग्राफ को आप ऐसे ही प्रस्तुत ना करें। अगर आप प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप उद्धरण चिन्ह लगा के ही प्रस्तुत करें। दूसरा होता है पैराफ्रेज्ड साहित्यिक चोरी में किसी और के काम में कुछ अक्सर कॉस्मेटिक परिवर्तन करना, शामिल करना, फिर इसे अपने स्वयं के रूप में पास कर लेना। जब तक एक विशिष्ट विचार सामान्य ज्ञान नहीं है, तब तक आप अपने पेपर में इसे बिना उद्धरण दिए शामिल नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि ये बड़ी कठिन और एक तरह से आप कहिए कि सरल गलती है। कठिन भी है, एक तरह से सरल भी है। क्यों? इसमें क्या हो सकता है कि जैसे देखिए, आपके मन में आपके उस क्षेत्र के प्रति, उस पाठ के प्रति आपकी कोई विचारधारा स्थापित हुई है। आपने काफी विचार विमर्श करके आपने एक सोच बनाई है उस क्षेत्र में या उस पाठ में या उस विषय के बारे में। अब आपका जो सोच है, आपके जो विचारधारा है, बिल्कुल हो सकता है कि वो किसी और शोधकर्ता के विचारधारा से मेल खाती हो। उस कार्य में आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आप जब अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं अपने रिसर्च पेपर में अपने विचारों की, तो आपके विचार उस दूसरे शोधकर्ता के विचार से मेल ना खाए। या फिर ये कहिए कि अगर आप किसी और के काम को पढ़ रहे हैं और उससे आपके दिमाग में वही विचार स्थापित होता है, तो आपको उसी विचारधारा को अगर आपने अपने कार्य में प्रस्तुत करना है, तो आप उसमें भी उद्धरण चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब आपने जिनका रिसर्च पेपर पढ़ा है और उन्हीं से ही आपकी विचारधारा मेल खाती है, तो हम कभी कभार ये कर सकते हैं कि हम उनके शब्दों को इस्तेमाल ना करके हम उनको थोड़ा सा, कहते हैं ना कि आप उनका थोड़ा सा परिवर्तन करके उनको अच्छा सा एक शक्ल देकर, एक अच्छी सी उनको रूपरेखा देकर आप अपने कार्य में उसको प्रस्तुत कर लें। लेकिन वो भी साहित्यिक चोरी का ही एक भाग है। मौखिक साहित्यिक चोरी प्रत्यक्ष और साहित्यिकता का संयोजन है। इस प्रकार में विभिन्न शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों, शब्द के लिए कुछ को अपने निबंध में उद्धरण चिन्ह या फिर आप किसी भी तरीके का आप एक एक्सक्लेमेशन, एट्रीब्यूशन करके प्रदान कर सकते हैं। और अगर आप उसके बगैर करते हैं, उसके बगैर आप सम्मिलित करते हैं, तब आप साहित्यिक चोरी का एक भाग। आकस्मिक साहित्यिक चोरी तब होती है जब आप उद्धरण गायब होते हैं। स्तोत्रों को गलत तरीके से उद्धृत किया जा सकता है और एक लेखक एक उद्धरण को बिना उद्धरण के एक विचार साझा करता है, तो वो ज्ञान के रूप में सामान्य नहीं है। आकस्मिक साहित्यिक चोरी अक्सर एक अव्यवस्थित शोध प्रक्रिया और अंतिम मिनट के समय की कमी का परिणाम है। अतः यदि आप अपने स्तोत्रों को उचित रूप से उद्धृत करने में विफल होते हैं, तो आपने साहित्यिक चोरी की है, भले ही आपके पास क्रेडिट देने का हर इरादा हो। यहाँ पर हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपने अपने स्तोत्रों को भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया हो, या फिर आपने अपने उस उद्धरण को या उस स्तोत्र को अगर आपने सही तरीके से अपने रिसर्च पेपर में प्रस्तुत नहीं कर पाए, अगर आप, क्योंकि देखिए आप कब नहीं कर पाएंगे, जब आपके पास आखिरी मिनट आ चुका है, आपको बिल्कुल
अपना परिणाम सबमिट करना है। आप बिल्कुल अभी आपके पास कोई समय नहीं बचा है, तभी ऐसी गलती हो सकती है। नहीं तो अगर आपका जो रिसर्च पेपर की प्रक्रिया है वो सही तरीके से आपकी व्यवस्थित ना हो, अगर आपने सोच विचार अच्छी तरह से नहीं कर पाए हैं, तब भी आप इस तरह की गलती कर सकते हैं। अब ये गलती ही है, यहाँ पर किसी भी शोधकर्ता के द्वारा ये गलती हो सकती है कि वह अपनी प्रक्रिया को सही तरीके से नहीं समझ पाते, तो वो फिर इस तरह की गलती कर बैठे। लेकिन फिर भी नैतिकता के रूप में ये एक साहित्यिक चोरी का ही पार्ट है। अब साहित्यिक चोरी से कैसे बचें? सफल मूल अकादमिक लेखन का निर्माण करने के लिए हमें कुछ सुझावों का पालन करना पड़ेगा, और वो सुझाव हमारे सामने है। जितनी जल्दी हो सके अनुसंधान प्रक्रिया शुरू करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमने बहुत हमारे ही समाज में हमने बहुत देखा है, शिक्षा शैली में, कि लोग जो अपने शोध प्रक्रिया होती है या कार्य शुरू करने की बात होती है, तो वो थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम समय से पहले ही अपने कार्य को शुरू करें, उसको बहुत ही संजीता से हम उस कार्य की पूरी शैली को स्थापित करें। हर स्टेप को, हर प्रक्रिया को, हर कार्य को हम बहुत ही तरीके से, सलीके से हम वहाँ पे बताएं कि और हमने करना क्या है। हम अपने आप को भी ये अनुशासन में ढालते रहे कि हमने जो कार्य करना है वो बिल्कुल सही तरीके से करना है, ये जरूरी है। अधिमानतः जैसे ही आप एक नया असाइनमेंट प्राप्त करते हैं, प्रत्येक स्तोत्र को ध्यान से पढ़ें। जानकारी को अवशोषित करने के लिए पढ़ने के सत्रों के बीच ब्रेक लें, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में डूबे रहते हैं, तो आपका जो दिमाग है, जो आपकी शरीर की व्यवस्था है, वो थोड़ी सी ढलने लग जाती है, और जितना आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उस पाठ से, उस लेख से, आप नहीं कर पाते। मूल पाठ को संदिग्ध किए बिना प्रत्येक स्तोत्र के महत्वपूर्ण विचारों को जोर से समझाएं। फिर प्रत्येक स्तोत्र के मुख्य तत्वों को अपने शब्दों में लिखिए। ये बहुत जरूरी है कि आप अपना एक रफ काम जरूर करते रहें। जो हम बोलते हैं कि जैसे जब आपने अपनी कोई भी विचारधारा लिखनी होती है, तो पहले आप रफ में लिख लीजिए। उससे क्या होता है, आपको स्पष्टता आ जाती है कि आपके शब्द आपके विचार से मेल खा रहे हैं कि नहीं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि आपके पास अपने स्तोत्रों के विचारों को अवशोषित करने और अपने स्वयं के निर्माण के लिए दोनों के पास पर्याप्त समय हो। एक पूरी रूपरेखा लिखें। आपके द्वारा एक पूरी रूपरेखा लिखें। आपके द्वारा शोध और विचार मंथन में समय व्यतीत करने के बाद अपने पेपर की विस्तृत रूपरेखा भी लिखें। अपने मूल्य तर्कों को इंगित करने पर ध्यान दें। जैसा कि आप रूपरेखा करते हैं, अपने स्तोत्रों के साथ बातचीत में खुद ही कल्पना करें। यह जरूरी है कि आप अपने पेपर को एक रूपरेखा जरूर दें कि आप किस तरह से अपने पेपर को प्रस्तुत करना चाहते हैं। उसके बाद अपने विचारों को आप अपने उस पूरे पेपर में रूपरेखा में जब आप स्थापित कर लेंगे, उसके बाद आप अपने स्तोत्रों को किस तरह उनमें शामिल करें, उस पर आपने विचार करना है। साहित्यिक चोरी से बचने के अनेक तरीके हैं। अपनी व्याख्या के अंदर ही स्तोत्र का विवरण दे देना चाहिए। जैसा मैंने अभी बताया कि जब आप अपनी रूपरेखा स्थापित कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने स्तोत्रों को कहाँ कहाँ शामिल करना चाहते हैं, किस तरीके से शामिल करना चाहते हैं, इस पे भी आप जरूर विचार करें। ऐसी युक्तियों जिनको नकल किया हुआ समझा जा सकता है, उनको उद्धरण चिन्हों में लिखना आवश्यक है। अब हम ये देखेंगे कि साहित्यिक चोरी से हम कैसे बचें। जैसे कि अभी हमने पिछले वीडियो में भी यही पढ़ा। यदि आप अपने पेपर में किसी लेखक के विचारों को समझाने की योजना बनाते हैं, तो मूल पाठ को देखे बिना स्पष्टीकरण जरूर लिखें। यदि आपको यह प्रक्रिया मुश्किल लगती है, तो एक संवादी स्वर में विचारों को लिखने का प्रयास करें, जैसे कि आप किसी मित्र को विचार समझा रहे हों। जैसे जब हम आम तौर पे एक दूसरे से बात करते हैं, आप उस तरीके से भी आप अपने विचारधारा को प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे जो पढ़ने वाले हमारे वक्ता हैं, या फिर हमारे सुनने वाले वक्ता हैं, पढ़ने वाले शिक्षक हैं या छात्र हैं, वो सारे हमारी बातों को आसानी से समझ पाएंगे। और उसमें जैसा कि हमने कहा कि नैतिकता का मूल भाव भी स्थापित होगा।
आपके द्वारा पढ़े जाने वाले जितने भी स्तोत्र हैं उन सबकी एक सूची जरूर बनाइए, यहाँ तक कि वह भी जिन्हें आप अपने पेपर में संदर्भ करने की अपेक्षा नहीं करते हैं फिर भी, क्योंकि देखिए वो भी शायद आपके स्तोत्र कहीं ना कहीं आपको मदद कर चुके हैं। जैसे कि आप लिखते हैं, एक निशुल्क ग्रंथ सूची जनरेटर उपकरण का उपयोग जरूर करें। एक रनिंग ग्रंथ सूची बनाएं। जब आप अपने मौसदे में किसी लेखक के विचारों को व्याख्या में प्रस्तुत करते हैं तो उस वाक्य के ठीक बगल में स्तोत्र की जानकारी जरूर शामिल करें। तो जैसे हम अभी तक समझते आ रहे हैं कि आप अपने स्तोत्र को जरूर अपने पेपर में कहीं ना कहीं जरूर स्थापित करें। यदि आप एक लंबा पेपर लिख रहे हैं तो मुख्य रूप से आप उदाहरण संगठन जैसे ज़ोटैरो, एंड नोट का तो जरूर प्रयोग करें। ये हम सब जानते हैं, ज़ोटैरो कहिए, मेंडले कहिए, एंड नोट कहिए, आजकल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं। ये इस तरह के संगठन हैं जो हमारे स्तोत्रों को एक सही ढंग में, सही रूप में प्रस्तुत करने में बहुत मदद करते हैं। अब आते हैं हम अनुसंधान नैतिकता पर। रिसर्च एथिक्स नैतिकता का एक क्षेत्र है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों, विशेष रूप से अनुसंधान के लिए नैतिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए काम करता है। आमतौर पर अनुसंधान नैतिकता के मुद्दों में नैतिक मुद्दों से संबंधित लोग शामिल होते हैं, लेकिन जैसे कि हमें बताया कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। अनुसंधान नैतिकता में एक और गंभीर चिंता प्रकाशनों में अनुसंधान डेटा की सच्ची और सटीक प्रस्तुति है। झूठे डेटा को प्रकाशित करना असाधारण रूप से अनैतिक है, क्योंकि यह भविष्य के झूठे अगर डेटा को हम प्रकाशित करते हैं तो वो भविष्य के वैज्ञानिकों को भ्रमित करता है, क्योंकि वो अपने विचारों को गलत विचारों पे स्थापित करेंगे। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है, जैसे हम बार बार समझते जा रहे हैं कि हमारी नैतिकता का असर हमारे आने वाले पीढ़ी पर बहुत होता है। तो अगर हम अपने प्रकाशन में झूठे डेटा या फिर हम अपने प्रकाशन में किसी और के विचारों को अपने ही उनके ही मूल रूप में अगर प्रस्तुत नहीं करते हैं तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण के तौर पे हम उनको समझा रहे हैं कि हमें किसी के भी विचारों को बिना स्तोत्र के द्वारा स्थापित किए हमें उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये अत्यंत महत्व का भाग है कि सभी प्रस्तुत शोध पूर्ण और सटीक होने चाहिए, क्योंकि भविष्य के वैज्ञानिक अनुसंधान उस शोध पर ही आधारित हो सकते हैं। यदि अनुसंधान के द्वारा कोई भी संभावित मानवीय त्रुटियां हुई तो ये महत्वपूर्ण है कि शोध के परिणाम प्रकाशित होने पर उन्हें भी सूचित किया जाए। यानी अगर हमसे हमारे पूरे शोध प्रक्रिया में कोई भी स्तोत्र रह जाता है या हमें ऐसे बाद में पता चलता है कि हमारे पास एक कोई गलती हो गई है, या जैसे हम कहते हैं मानवीय त्रुटियों का अगर कोई संभावित भाग है, तो हमें ये अपने प्रकाशन के दौरान या उसके होने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम उसकी भी सूचना उस प्रकाशन भाग को जरूर दें। धन्यवाद।